का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और शानदार तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिली। तीन चार एस्पेक्ट। पहली चीज तो एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, इसी प्लेटफॉर्म पर सब पूछते थे कि एचडीएफसी बैंक में क्या करें, एचडीएफसी लिमिटेड में क्या करें। आज उन सबको एक ही जवाब दिया गया कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक को सिर्फ दो ही इंस्टीट्यूशन रिप्लेस कर सकते हैं, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक। इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता इनके अलावा। तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के ऊपर आपका यह जवाब है। दूसरा सवाल पूछते थे लोग, टीसीएस पे क्या करें, क्या करें, इन्फोसिस पे क्या करें। सेम अप्लाइज कि टीसीएस और इन्फोसिस को भी सिर्फ वही दो ही रिप्लेस कर सकते हैं और कोई नहीं। तो जो टॉप नॉचेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स या आईटी स्पेस हैं, उन्होंने आज परफॉर्म किया और उनके दम पे भारतीय बाजार 18,350 पे पहुंचते हुए दिखाई पड़े। हालांकि आज मिड कैप स्मॉल कैप में उतना फायरवर्क नहीं था जो आप उम्मीद लगा रहे थे कि बहुत बड़ी तेजी आएगी। तो कैश मार्केट में बहुत सारे स्टॉक तो आज टूटते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट बहुत बड़ी कोई तेजी वहां नहीं थी, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में जो तेजी थी वो देखने लायक थी। फ्रंट लाइन में 5 बड़े नाम में एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, इन्फोसिस, टीसीएस और रिलायंस, ये पांचों ने ही आज दम दिखाया और इसके दम पर भारतीय बाजार इतनी बढ़िया रफ्तार पकड़ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत अच्छे थे, उसी की तरफ से शुरुआत हुई। तो बैंक्स, एनबीएफसी, आईटी, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज मेजरली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। न्यू एज आईपीओस में जोमेटो के नंबर्स बेटर साइड पर थे, एबिटा फ्रंट पर, जिसके दम पर जोमेटो चला। और साथ ही साथ उसको देखा देखी नायका शानदार तेजी में रहा। आज कल का लॉकिंग खत्म हुआ उसके बाद पेटीएम में लास्ट आवर में कुछ बाइंग आते दिखाई पड़े। तो न्यू एज आईपीओस में कुछ बाइंग थी। नंबर्स अलग अलग, तो उसका रिएक्शन भी अलग अलग तरीके से आता हुआ दिखाई पड़ रहा था स्पेस में। तो जोमेटो में नंबर्स का एक रिएक्शन आप कह सकते हैं। छोटी कंपनियों में, बहुत सारी कंपनियों के अंदर आज रिएक्शन बेटर साइड पे आया था। रियल स्टेट स्पेस की कंपनियां थी, या फिर एक बार फिर जीएनएफसी आज टूटता हुआ दिखाई पड़ा नंबर्स के बाद। बाकी नंबर्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ मिला जुला सा रुझान था, लेकिन कैश मार्केट में इतना एक्शन नहीं था। ऑटो आज प्रेशर में काम काज कर रहा था, थोड़ी बहुत मेटल में बाइंग थी। करीब करीब 2% के आसपास मेटल इंडेक्स आज तेजी में काम काज करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन मार्केट्स में जो रिजॉइस है वो बना हुआ है 17 जनवरी 2022 के बाद। इस तरह के लेवल्स या क्लोज जो लेवल्स हैं वो देखने को मिले हैं। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सीधे बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, इनफैक्ट मेरे सवाल ही नहीं दिख रहा आज, फिर सेकेंड डे जब ये सवाल मुझे मिल नहीं रहे। लेकिन जो मेजर मार्केट्स में आज मूव था उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको सिचुएशन दिखाई पड़ेगी या सिनेरियो दिखाई पड़ेगा, एटलीस्ट फ्रंट लाइन इंडेक्स का, और उसमें भी स्पेशली बैंक्स एंड एनबीएफसी के। ना केवल एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, बल्कि पूरा एचडीएफसी ग्रुप आज तेज़ी के साथ ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और ये मार्केट एस्टिमेट भी लगा ही रहा था कि एटलीस्ट बेटर साइड पर ये नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला है चिराग राठौड़ साहब का सवाल आया है डीएलएफ को लेकर। करीब 1000 शेयर हैं 370 रुपये के दाम पर, और गोदरेज प्रॉपर्टी 500 शेयर 1220 रुपये के दाम पर। चिराग सर, दो ही चीज़ें हैं, डीएलएफ और गोदरेज। डीएलएफ के केस में पहले आपको एक चीज़ बता दूं, देश की सबसे पुरानी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ है। इन्वेंट्री अच्छी है, बट ऑब्वियसली बात है कुछ पॉलिटिकली इंक्लाइन साइड पर इसकी बातचीत रहती है आमतौर पे, इसलिए बाजार बीटल डाउन उसको मानता है। हैविंग सेड दैट, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हायर साइड पर है, इनपुट कॉस्ट हायर साइड पर है, जिसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आया। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में श्राद्ध पीरियड गया था, जिसमें लोग यूजुअली बुकिंग करते नहीं हैं। ये क्वार्टर के नंबर्स में फेस्टिवल डिमांड आएगी, नवरात्रि की और दशहरे और दिवाली की, जिसमें मेजरली बुकिंग होती है। गोदरेज के नंबर इस क्वार्टर के अच्छे थे। गोदरेज के केस में ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन है, तो इसमें बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं, तो आप आराम से बने रह सकते हैं। डीएलएफ थोड़ी ऊपर की साइड पर है, तो कंपनी वो भी ठीक है। रियल एस्टेट के दो ही मेजर प्लेयर हैं, डीएलएफ और गोदरेज, दोनों आपके पास है, तो आप आराम से बने रह सकते हैं। टाइम देंगे तो पैसा बन जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ सेक्टर में एक बड़ा मूव पहले हम देख चुके हैं, तो उसके आपसे कॉल लीजिएगा। लेकिन गोदरेज इस सेक्टर को अंडर परफॉर्म कर गया है, तो वो आपके पास है, तो उसमें कोई कंसर्न की बात एज ऑफ नाउ नहीं है। दोनों में आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है, बट वेट एंड वॉच मोड ज़्यादा अच्छा रहेगा दोनों में। ओके, केईआई इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के लिए संतोष सर कैन बी कंसीडर्ड। मतलब अगर आप बाकी दोनों प्लेयर्स को देखेंगे, हेवेल्स को, और साथ साथ मतलब 80,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप हेवेल्स की है, 30-40 हज़ार करोड़ रुपए की मार्केट कैप या 50,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप कहीं है इसकी, क्या नाम है, पोली कैप की।
KEI इन सब में सबसे पीछे ही है, तो KEI की मार्केट कैप बीट या मीट तो करनी चाहिए एटलीस्ट गोइंग फॉरवर्ड। सो बेटर कंपनी है, समय दे सकते हैं तो पैसा बन सकता है, लेकिन इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट, डिमांड सिनेरियो, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जिसको आपको एटलीस्ट ध्यान रखना होगा। उनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन जिस तरह की तेज़ी हेवल्स में और इसमें देखी गई है दूसरे पॉलीकैब में, तो उसके बाद लगता है कि शायद KEI भी कैचअप करना चाहिए, आज नहीं तो कल वो नीचे आएंगे या ये ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाने की गुंजाइश ज़्यादा है, तो एटलीस्ट आप बने रह सकते हो, ऐसा इशू नहीं है इसमें। ओके, इसके अलावा सवाल आया है मधुर साहब का, यानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। रिलायंस ऑब्वियसली ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा प्लेयर तो यही है। अदानी ग्रीन है, लेकिन उसके बिजनेस के नंबर से कहीं ज़्यादा अहेड वो स्टॉक चल रहा है। सो बेटर अगर आप प्ले करना चाहते हो तो सबसे लार्जेस्ट प्लेयर तो यही बनेगा, रिलायंस ही सो फार। बाकी विद टाइम आपको आइडिया लग जाएगा। एक सेफ वेबसाइट पे आप जानते हो टाटा पावर भी इसी स्पेस में काम करती है, तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि नया सेगमेंट है तो स्टे विद द लीडर वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नए सेगमेंट में कौन छोटा कोई प्लेयर बड़ा बन भी जाएगा तो बड़ी कंपनी उसे एक्वायर कर लेगी। सो बेटर ये कि किसी बड़े लीडर के साथ जाना सेफ साइड है, एटलीस्ट जब आप नए एरिया में उतर रहे हैं तो। अच्छा, व्यू ऑन IEX। महेश सर, आज सुबह किसी ने सवाल पूछा था, कॉलर कोई था, तो प्रकाश गाबा सर ने इस पर राय दी थी कि बहुत टूट चुका है ऑलरेडी और बने रहिए। 200 रुपये तक के टारगेट शायद नियर टर्म में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, फिर 220 के टारगेट दिए हैं। ये उनका ओपिनियन है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज इक्विटी डाइल्यूशन काफ़ी हो भी चुका है और बहुत टूट भी चुका है, तो अब शायद बहुत कुछ खोने के लिए तो नहीं है, हाँ पाने के लिए ज़रूर हो सकता है। ऑलरेडी बहुत बड़ी फैंसी इसने दिखाई है, तो फैंसी वाला पार्ट थोड़ा सबसाइड हो रहा है। आप बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। गाबा सर भी यही मान रहे हैं। ओके, मन्नापुरम एंड मुथूट। निखिल सर, मन्नापुरम एंड मुथूट मिड टर्म व्यू। मुथूट के नंबर तो ख़राब थे, इसीलिए आज बाजार ने उसको बुरी तरह तोड़ा भी है। मुथूट कैपिटल के नंबर अच्छे थे, मुथूट फिनेंस के नंबर ख़राब थे। मन्नापुरम के भी नंबर ठीक ठाक थे, बहुत कोई बड़ा फायरवर्क वहाँ पर भी नहीं था। मीडियम टर्म के लिए अभी तो नहीं, आज तो ये नतीजे ही आए हैं, अभी तो बिकवाली रहेगी। जब नतीजे आते हैं और इमीडिएट रिएक्शन बाजार देता है, तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली 2 दिन में वो पलट भी जाएगा, पुल बैक आ सकता है, लेकिन कोई ऐसा शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगा उसमें। F&O का स्टॉक है दोनों। सो बेटर यही कि थोड़ा समय दीजिए, समय के साथ वो एक रेंज में आ जाएंगे जहाँ पर जाके स्टेबलाइज होंगे। उन रेंज में आप ऐड करने की कोशिश करिएगा। कंपनी ख़राब नहीं है, 180-190 टन गोल्ड एज इन रखे हुए बैठे हैं ये लोग, और इनके में कोई NPA तो होता नहीं, गोल्ड इनके पास बैकअप में रहता ही हमेशा। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जब बढ़ता है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट इनके ऊपर आता है, क्योंकि ये लोग बाकी लोग शिफ्ट कर जाते हैं गोल्ड फाइनेंसिंग से दूसरी फाइनेंसिंग की तरफ, तो डिपेंड्स। इसलिए एज ऑफ नाउ कोई इशू नहीं है, आप बने रहिए, कंपनी अच्छी है, लेकिन बेटर मुथूट है दोनों में। SME में ज़्यादा एक्सपोजर मन्नापुरम का है, मुथूट इज इनटू प्योर गोल्ड। सो मुथूट ज़्यादा बेटर साउंड करेगा आपको, इफ़ इन केस आप इन दोनों में चुनना चाह रहे हैं तो। करंट प्राइस पे DV स्लैब, टाटा एलेक्सी एंड चंबल। दीपक सर, सिर्फ टाटा एलेक्सी ऐसा लग रहा है जो करंट प्राइस पे लिया जा सकता है। 6800 के जितना करीब आप ले पाएँ वो आपके लिए उतना अच्छा है। 6800 नहीं, अगर 6800 रुपये की चला गया तो 6500, ये 2 जोन्स के बीच में आपको जहाँ मिल जाए आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी 10,000 से करेक्ट होकर 6800 के जोन्स में आ चुका है, थोड़ा कंफर्टेबल जोन में ये है। DVC केस में भी वेट करना पड़ेगा, और चंबल को तो अभी वेट करना ही पड़ेगा, ज़्यादा बेटर है। लेकिन ज़्यादा वेल पोजीशन इसमें DVC टाटा एलेक्सी दिखाई पड़ रहा है। ओके, उसके अलावा OFS न्यूज़ पक्की है सर क्या कोल राइट्स में? मलिक साहब, पक्की तो तब तक नहीं हुई जब तक सरकार इसे कंफर्म नहीं कर दे, लेकिन बज़ बाजार में ज़रूर बनी हुई है। और ये सरकारी कंपनियों में आप कभी इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि ये कभी नहीं होगा, ये हमेशा होगा। आज नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद नहीं, साल भर बाद होगा। जिस भी सरकारी कंपनी में आपको बढ़िया तेज़ी दिखाई पड़े, मान लीजिएगा कि उस तेज़ी के एंड पर आके OFS आ ही जाएगा। OFS, बोनस, स्प्लिट, इक्विटी डाइल्यूशन आएगा ही आएगा। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सरकारी कंपनी के IPO या सरकारी कंपनी की स्टॉक में भारी तेज़ी आई हो और उसके बाद उसमें स्टेक सेल ना आया हो। क्योंकि ऑब्वियसली सरकार स्टेक बेचेगी ना अपना, उनको भी तो पैसा चाहिए, तो स्टेक सेल तभी करेगी जब ऊपर आएगा। तो जब भी तेज़ी आएगी सरकार को OFS आ जाएगा, और OFS डिस्काउंट पे ही आएगा, तो वो बुरी खबर ही होती है आमतौर पर निवेशकों के लिए, क्योंकि इक्विटी डाइल्यूशन भी होगा और लोअर लेवल पर भी होगा। एग्जाम्पल तौर पर IOC, एग्जाम्पल तौर पर गेल, एग्जाम्पल तौर पर रिसेंटली RVNL था शायद, वो IRFC, IRCTC, किसी को भी चुन सकते हैं। इन सब में ऐसा
कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होते रहते हैं। अच्छा, TV18 ब्रॉडकास्ट, जोमेटो, विप्रो 20 to 30% लो, व्हाट टू डू, एवरेज होल्ड। त्यागी सर, दो मतलब विप्रो के अलावा तो किसी में एवरेज आप नहीं कर सकते इन्वेस्ट एटलीस्ट अभी। जिनमें तेज़ी मिलती चले आप निकलते भी जाइए, वो भी बेटर विकल्प है। और विप्रो के केस में भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये बाकी आईटी परफॉर्मर्स के कंपैरिजन में सबसे लैगार्ड भी हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चला भी यही था, टूटा भी सबसे ज़्यादा यही है, लेकिन ये चला एग्जॉर्बिटेंट था तो उसके बाद टूटा है। सो इसीलिए तीनों ही सिचुएशन में दो को तो आप बने रहेंगे, और तीसरे में अगर आप एवरेज करेंगे भी तो भी तेज़ी मिले तो आप थोड़ा थोड़ा निकलते रहना ज़्यादा बेटर है, थोड़ा प्रॉफिट टेक करते रहें, ज़्यादा अच्छा है इसमें। मदरसन पे 78 के दाम पर आज गावा सर ही बोल रहे थे कि इसमें आप बाय कर सकते हैं कि ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है। 71 देखा था सुबह मैंने दाम शायद, तो वो तो कह रहे थे 150 रुपये से टूटता टूटता ये दाम आ गया है। सो बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। नंबर्स तो अच्छे थे इस क्वार्टर के, कल जो नंबर आए थे, और आज मैनेजमेंट भी मौजूद थी हमारे साथ सुबह 10:30 बजे, वो भी ये कह रहे थे कि ग्रोथ प्लान अच्छा है, डेट को ईज आउट कर रहे हैं। जो कंपनी के लिए यूरोपियन मार्केट्स है वो कंसर्न है, क्योंकि जर्मनी में मेजर एक्सपोर्ट है इनका, और जर्मनी के मार्केट्स में ही इशू है, जर्मनी। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। और यूएस मार्केट एंड चाइनीज़ मार्केट में, तीनों इनके लिए मेजर मार्केट्स हैं। थोड़ा कंसर्न ज़रूर दिख रहा है, उसको बाजार शायद रीड भी कर रहा है बिटवीन द लाइंस। एक ही कंसर्न जो मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है वो ये कि इसमें इक्विटी डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है। ऑटो स्पेस का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक है। आपको एमआरएफ लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इक्विटी बोनस इतने दे चुका है, 13 बोनस और 2 डीमर्जर और 2 स्प्लिट भी दे चुका है। सो इस तरह के बोनस स्प्लिट के बाद बहुत मासिव इक्विटी डाइल्यूशन हो चुका है, इसलिए डर लगता है। डेट भी 8,000 करोड़ रुपए का है, तो इसलिए थोड़ा कंसर्न है, बाकी तो ठीक ही लगता है। ओके, इसके अलावा सतीश जी, साउथ इंडियन बैंक 500 शेयर। सतीश सर, ये कुछ बाजार के लोग तो इस पर काफ़ी बुलिश थे। मैं यही बोलूँगा कि आपको पैसा बन ही रहा है, 14-15 रुपये आ ही गया है रिसेंट मूव में। 10 रुपये के लेवल आपने शायद देखे होंगे जहाँ से आपने इसमें बाय किया होगा, या 10 रुपये के लेवल्स के बाद बाय किया होगा। थोड़ा प्रॉफिट आप ले लीजिएगा, 16-17 की रेंज में आए कहीं तो एटलीस्ट 100 शेयर होगा, बाकी फिर धीरे धीरे फ्री के शेयर हैं तो। लेकिन हर तेज़ी, बड़ी तेज़ी जो स्टॉक में आए 8%, 10% टाइप्स, उनमें आप निकलते रहिएगा और कोशिश करिएगा अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि पहले इसने बहुतों का पैसा डुबोया है। तो बेटर यही है कि थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्ट करके चलिएगा और कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखिएगा अपना। ओके, राज रतन ग्लोबल ऑलरेडी चला बहुत है, 2 कंपनी का बिजनेस अच्छा है, नए नए तरह के कारोबार के अंदर ये कंपनी कामकाज करती है। ये वायर, बेसिकली जो टायर के अंदर वायर पड़ता है वो बनाने के कामकाज में, और ये कंपनी उसमें मोनोपोली होल्ड करती है। अच्छी चीज़ ये है कि इस कारोबार में कोई और नहीं है। अच्छी चीज़ यही, कुछ कंपनियों के नंबर्स भी अच्छे हैं, सीएट के नंबर अच्छे थे, एमआरएफ के नंबर वीक थे, तो मिले जुले से नंबर है टायर स्पेस में, और डिमांड तो रहेगी बेटर साइड पर। सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में यूजुअली ऑटो की डिमांड आती है, लेकिन इन कंपनियों की डिमांड फर्स्ट हाफ में आ जाती है, ये लोग पहले से खरीदते हैं, फिर वो टायर बनने जाता है। तो कंपनी ठीक है, बस एक ही कंसर्न है कि चला एक तरफा है और बहुत ज़्यादा है। अब वो नंबर सब्सटेंशियली से सपोर्ट कर पाते हैं तो ये कंटिन्यू करेगा, अगर नंबर सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो शायद ना कर पाए। तो कॉल आपको उसके हिसाब से लेनी है। एक बड़ी तेज़ी का हिस्सा ये ऑलरेडी दिखा चुका है। ओके, डीएलएफ पे हम बात कर चुके हैं। आईयूएल केमिकल, दीपक सर बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है वैसे, अगर आप इस पर निवेश हो तो। ये कंपनी सिंगल डिजिट मल्टीपल पे कामकाज करती है। यूजुअली सबसे सस्ता केमिकल स्टॉक इसे बोला जाता है। एक सिंगल प्रोडक्ट पे कंपनी क्योंकि डील करती है, इसलिए इसके वैल्यूएशन इतने सस्ते से कमांड करता है, उसके बावजूद भी ये शेयर चलता कम ही है। लेकिन बेटर यही है कि आप बने रहें, क्योंकि जिस दाम पर अभी खरीदारी है वो तो ऑलरेडी काफ़ी बीटन डाउन है। सो बने रहना इज़ अ बेटर ऑप्शन, एटलीस्ट आप वहाँ तो बने ही रह सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल सौरभ जी का भी आया। सौरभ दीवान साहब ने सवाल पूछा हमसे, HDFC ग्रुप में आज ऐसा क्या हुआ सुमित जी? सौरभ जी, आज MSCI इंक्लूजन, अगर आपने कभी सुना हो, जिसको कहते हैं मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स, जो मॉर्गन स्टैनली का इंपोजिट है, कंपोजिट इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्स, वो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है। तो क्योंकि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर हो रहा है और मर्जर होकर एक नई एंटिटी बनेगी, तो मार्केट में ये अनुमान था कि मर्जर के बाद इनके रेशियोज़ या इनकी वेटेज जो है अलग अलग इंडिसेस में घट जाएगी।
एक मैक्वेरी ने नोट निकाला आज, उस नोट ने ये बात बोली कि एमएससीआई के इंक्लूजन के बाद, इस मर्जर के बाद एमएससीआई का जो इंक्लूजन होगा या उसकी जो वेटेज होगी वो 6 से बढ़ के सीधे 12% हो जाएगी। 12% का मतलब ये हो गया कि अगर एमएससीआई 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला था एचडीएफसी ग्रुप में, नई मर्ज एंटिटी में, अब वो 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। तो सीधे सीधे वेटेज डबल होने का मतलब कि यहाँ पर और ज़्यादा पैसा आएगा इस इंडेक्स की तरफ से। तो जो पैसिव फंड मैनेजर्स, जो फंड्स एमएससीआई को ट्रैक करते हैं, वो भी पैसा डालेंगे, तो वो सबका इन्वेस्टमेंट आया, प्लस शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट कर गई। इतनी ज़्यादा शॉर्ट ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक में था। और ये सब रीज़न अपनी जगह है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताता हूँ। एचडीएफसी बैंक जब लिस्ट हुआ था तब वो 5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। जब वो लिस्ट हुआ था तब 3 गुना 30% शायद प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था 1993 में। और तब से लेके आज तक, आज शायद 30 साल होने को आ रहे हैं, एचडीएफसी बैंक ने हमेशा 20% की सालाना ग्रोथ दिखाई है। CAGR जो होता है 20% का है। आप ये जरूर कह सकते हैं किसी साल नीचे आ गया, किसी साल ऊपर आ गया, लेकिन 20% की सालाना ग्रोथ एफडी के 5% के, गोल्ड के 7% के, रियल एस्टेट के 12% के और म्यूचुअल फंड के 15% के रिटर्न के सामने अकेला एचडीएफसी बैंक 20% की सालाना CAGR दे रहा है। तो आपके सामने रीज़न कुछ भी हो, क्वालिटी रिमेन्स क्वालिटी, तो आप उसको आधार मान के चल सकते हैं। एचडीएफसी ग्रुप को पारिक साहब ने बना दिया, दूसरा बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आप उसके हिसाब से भी सोच सकते हैं कभी, मतलब वो एंगल को भी कभी सोच सकते हैं। ओके, एनी स्टॉक इन विच प्रमोटर इंक्रीज देयर स्टेक, इज इट गुड टू इन्वेस्ट इन सच स्टॉक्स? हरे सिद्धार्थ साहब, जब बाजार की तेजी होती है तब यूजुअली प्रमोटर स्टेक नहीं बढ़ाते हैं। जब बाजार में मंदी होती है तब प्रमोटर स्टेक बढ़ाते हैं। इस समय तेजी है तो कोई स्टेक नहीं बढ़ाएगा, इस समय वो ऑफलोड करेंगे। OFS ज़्यादा सुनाई पड़ेंगे आपको, ब्लॉक डील जो यतिन आपको रिपोर्ट करते रहते चैनल पे, वो ज़्यादा सुनाई पड़ेगी, क्योंकि ये बढ़िया दाम मिल रहा है। आप खुद अगर कंपनी के मालिक होते आप चलते हुए शेयर को लेते? नहीं लेते। आप खुद नीचे मंदी के शेयरों को लेते। तो मंदी के टाइम पे प्रमोटर स्टेक ढूंढिया करिए आप, जहां मंदी बन रही है जिन शेयरों में, उनमें आप जरूर नजर रखिएगा। अगर उनमें हर फॉल में प्रमोटर माल ले रहा है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इस चीज़ को आप उस एंगल से रीड कर सकते हैं। अच्छा, लास्टली एक सवाल है TNPL पे, तमिलनाडु पेट्रो से। इसके नंबर्स मैंने ट्रैक नहीं करे तो उस पर मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ बोल नहीं पाऊंगा अभी। फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। बहुत सारे लोगों से बहुत सारी माफ़ी और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। अच्छी क्वालिटी के IT, अच्छी क्वालिटी के बैंक्स ने आज दिखाई दिया कि वो अच्छी क्वालिटी क्यों होती है। तो इसीलिए गुड क्वालिटी स्टॉक में हमेशा आप आराम से इन्वेस्टेड रहिए, कोई इशू नहीं होता वहाँ पर। इसी नोट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है और आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। नमस्कार।